नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग निम्बस बुक आउटलेट पे हैं और हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शर्मा जी से। रामकुमार शर्मा जी लगातार क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और टिप्पणी भी करते हैं, तीखी टिप्पणी अगर लगता है कि यहाँ ये काम गलत है तो लगातार टिप्पणी करते हैं और इनका सब्जेक्ट है कि सवाल तो बनता है, लगातार सवाल उठाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो चूँकि लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है और मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि 8 चरणों में पहले चरण का चुनाव है। अभी 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने वाला है। तो चूंकि हम लोग मेरठ में हैं और मेरठ में चुनाव दूसरे चरण का है, यहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। तो हम लोग आज बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार शर्मा जी से, पूछेंगे कि वेस्ट यूपी का क्या सिनेरियो है और 2024 में क्या होने वाला है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 7 इंडिया न्यूज के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप वरिष्ठतम पत्रकार हैं, आपसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। ये बधाई के पात्र हैं आप कि इस विपरीत समय के कालखंड में जो अमृत वर्षा काल चल रहा है, इसमें आप अद्भुत तरीके से और बहुत साहसिक तरीके से सेव इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से सेव इंडिया न्यूज़ आप चला रहे हैं। सेव इंडिया न्यूज़ में आप वो प्रश्न उठा रहे हैं जो सोसाइटी को लेकर बहुत सजग और सार्थक हैं और जिनसे जो है आपकी आवाज़ सुनी जा रही है और लोग देखते हैं आपको। तो आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, एक मेरा सवाल ये है कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और मेरठ में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है और जब एक तरफ 400 पार का नारा देश के प्रधानमंत्री देते हैं, तो दिल्ली मुख्यालय के मात्र 50 किलोमीटर दूर का ये जनपद है मेरठ। और मेरठ के बारे में, चूँकि मेरठ वेस्ट यूपी का कार्यालय भी है भाजपा का, तो ऐसा क्या है कि जब यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती है, तो तब यहाँ भाजपा के उम्मीदवार जीत जाते हैं? और ऐसा क्या है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, क्या भाजपा के पास में लोकल लेवल पे कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जीत दर्ज करा सके? अरुण गोविल जी यहाँ आए हैं, तो मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार आप सवाल उठाते हैं पूरी व्यवस्था पे। देखिए, आपने कई क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। तो पहले तो ये है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार या डबल इंजन की सरकार है, उसका विकास हम देखेंगे। तो विकास वास्तव में बहुत अच्छा किया है इन्होंने, तो जिसमें कोई शक नहीं है। आप गली मोहल्ले में जाओ या शहर के अंदर जो सड़कें हैं वहाँ जाओ, तो गाड़ी से जाओ या स्कूटर से जाओ, तो आप हिलते डुलते जाओगे, तो गड्ढे आपका स्वागत करेंगे, ट्रैफिक आपका स्वागत करेगा, सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है वो स्वागत करेंगे। पुलिस या ट्रैफिक पुलिस या व्यवस्थाएं सड़क किनारे मोबाइल पर अपना चैटिंग या बात करते हुए नजर आएगी। तो सड़क पे पुलिस नज़र तो आती है, लेकिन वो सब अपने काम में लगी रहती है। तो विकास किया है, निश्चित रूप विकास किया है। हाँ, एक चीज़ में विकास ज़रूर किया है, ये जो धार्मिक उन्मादी जो वातावरण है, इसको डेवलप करने में तो विकास बहुत अच्छा है। अगर यही विकास है तो इस विकास का स्वागत हम तो नहीं कर सकते, इस प्रकार के स्वागत का, क्योंकि तोड़ने वाला स्वागत है ना? सड़कों का मेरठ से कनेक्टिविटी जो बनाई है, वो पूरी योजना थी, उसको इम्प्लीमेंट गडकरी जी ने किया है, तो काम ठीक है। लेकिन उसको भी करने के लिए क्या हम लोग उस सड़क पे टोल नहीं देते? टोल देते हैं तो रोड टैक्स हमसे क्यों लिया जाता है? तो रोड टैक्स जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, लाखों रुपए का लिया जाता है। अब लीजिए टोल टैक्स। आप घर से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो टोल टैक्स दे रहे हैं, हापुड़ जाएंगे तो टोल टैक्स देंगे, रुड़की जाएंगे तो टोल टैक्स देंगे, यानी चारों दिशाओं में आपको जाना हो, मुरादाबाद जाएंगे तो भी टोल टैक्स देंगे। बिना टोल टैक्स के इतना टैक्स हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, तो टोल टैक्स भैया ये तो इतना तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं था। ये विकास है विकास। ये विकास नजर आता है तो ठीक है। बन गया यहाँ पे हवाई जहाज का अड्डा, यहाँ पे बन गया, हवाई जहाज उड़ने शुरू हो गए। सर, अरुण गोविल जी आए हैं, चूँकि रामायण जो धारावाहिक है उसमें आपने श्री राम का किरदार निभाया था। तो अरुण गोविल जी को यहाँ प्रत्याशी बनाने के पीछे की क्या वजह है? तो अरुण गोविल जी तो यहाँ पर लोगों को तो धोखा देने के लिए आए हैं। वो खूबसूरत धोखा होता है ना। ये तो क्या है ना कि ये लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं, कलाकार हैं, इनका रोजी रोटी जो है एक्टिंग करके चलती है। अभी रियल लाइफ में एक्टिंग करने आए हैं, तो रियल लाइफ में जनता तो बहुत समझदार है। तो क्या बॉलीवुड के ये जो कलाकार हैं जो आए हैं, अरुण गोविल जी पहले ही मेरठ आए हैं। मैं भी एक नहीं, प्रोग्राम में मैं भी एक प्रोग्राम में लेकर आया। मैंने उन्हें आपके प्रोग्राम में देखा है पहले और उसकी कवरेज भी की थी, बातचीत भी की थी, तो क्या आप बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे। आपने यहाँ प्रोग्राम कराया जब इस्कॉन के प्रोग्राम में, मुझे जहाँ तक याद है वो यहाँ आए थे और आप 10-20 घंटे इनके साथ भी रहे थे।
देखिए, इस्कॉन के कार्यक्रम में इनको लेके आया था, ये सही बात है। और उनकी जो एरोगेंसी है ना, जो उनके नखरे थे, वो देखने लायक हैं। उस समय मुझे लगा मैंने कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मैंने इनको इनवाइट करके बुलाकर। अगर भाजपा के दृष्टिकोण से देखें या धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन बहुत, बहुत, बहुत गलत था, मतलब बहुत गंदा व्यवहार था। और अब ये देखिए, ये मेरठ का दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहा जाए, अब ये प्रत्याशी बन के आए। आपको लगता है कि प्रत्याशी बन के मेरठ में रुक पाएँगे? नहीं, नहीं रुकेंगे। कौन ढूँढेगा उनको? और जो अद्भुत अद्भुत शौक, जो अद्भुत जो बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनमें शौक होते हैं, वो शौकों से परिपूर्ण हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये राम की भूमिका में नहीं आए हैं, राम की भूमिका में लोगों को धोखा देने आए हैं। तो मेरठ की जनता नहीं है क्या? मेरठ में भाजपा के और कार्यकर्ता नहीं थे या वो नेता नहीं थे, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, बन सकते थे। अमित अग्रवाल थे, राजेंद्र अग्रवाल जी रिपीट हो सकते थे, अजय गुप्ता थे, बहुत लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। क्यों नहीं दिया उनको टिकट? आप तो उनके व्यवहार से वाकिफ़ हैं। क्या राजनीति में इस तरह का जो व्यवहार होता है वो प्रासंगिक है आज के दौर में? देखिए, राजनीति जो है ना, राजनीति कायदे में समाज सेवा होती है। राजनीति होती है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करें, उनके सुख-दुःख में साथ रहें और उनकी समस्या है उनका निवारण करें। जी। तो इसको आप कहाँ ढूँढोगे? आप अरुण गोविल को ढूँढने के लिए कहाँ जाओगे? यहाँ पे प्रतिनिधि छोड़ेंगे। प्रतिनिधि भी कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा? पर ये तो नहीं मिलेंगे ना आपको। ये तो भाई बिल्कुल एरोगेंट आदमी है, एक घमंडी किस्म के आदमी है। भगवान राम में तो घमंड नहीं था। वो तो सब्ज़ी के बेर भी खाते हैं, वो तो चरण भी धोते हैं, मल्लाह के भी उसको प्रेम करते हैं। तो वो तो आदिवासियों को प्रेम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन इसमें तो एक भी गुण नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ चरित्र निभाया था, चरित्र निभाना, वो तो पैसे लेके निभाया था ना। चरित्र निभाना और चरित्रवान होना, दोनों में अंतर हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरठ के लिए ये सूटेबल कैंडिडेट है। बीजेपी में सच्चे बहुत अच्छे लोग थे, जिनको टिकट मिल सकता था, वो जीत भी जाते। बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, बहुत टफ एक कॉम्पिटिशन। मेरा आपसे लास्ट सवाल है। वेस्ट यूपी का जो 2024 को लेकर एक तरफ 400 पार की बात की जाती है और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो दूसरे दल हैं, सपा है, बसपा है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पहले अल्पसंख्यक को उतार दिया गया तो कहीं न कहीं धार्मिकता की तरफ लेके गई। इस बार का सिनेरियो एकदम आपको कैसा लग रहा है? मैं पूरे वेस्ट यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं 4-5 शेड्यूल बता देता हूँ जी, आपको। जी। बागपत, जी। वहाँ पर लोकदल का जो कैंडिडेट उतारा है व्यक्तिगत रूप से, भाजपा गठबंधन से, वो कैंडिडेट बहुत मजबूत है, राजकुमार सागवान। तो मैं समझता हूँ उनको सब जगह से वोट मिलेंगी और जीत के बेहद करीब है, जीत सकते हैं। ठीक है। मुजफ्फरनगर बहुत वीक है, बहुत टफ फाइट है, इतना आसान नहीं है। व्यवहार, उन्होंने अपने व्यवहार से अपने आप को तो डेवलप कर दिया, लेकिन क्षेत्र के लिए क्या किया? मुजफ्फरनगर के लिए क्या करा? कोई डेवलपमेंट ऐसा करा या कुछ कर सकते हैं? जब जयंत चौधरी लठ बज रहा था, जब यही सरकार, ये ट्रबल इंजन सरकार, एक एक हमारे प्रतिनिधित्व, वेस्टर्न यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे वरिष्ठ नेता को पीट रही थी, लठ बजा रही थी, तब ये बोले थे क्या? नहीं बोले ना। तो अब अपने लोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग चले गए, बात एक अलग है। तो लोग खिलाफ हैं। जाट देखिए, जो जाट समुदाय है, जो बीजेपी में पहले से जुड़ा हुआ था, वही वोट देगा, बाकी लोग नहीं देने वाले हैं। नहीं, अब तो गठबंधन हो गया ना, नहीं, लोकदल और कहाँ भाजपा मिलेगा? गठबंधन हो गया। किसको क्या, तो उसके गठबंधन से क्या मिल जाएगा? कि जो जाट वोट ट्रांसफर हो जाएंगी, मुस्लिम वोट तो नहीं जाने की है। और जाटों में भी वो लोग जाएंगे जो पहले से मौजूद है उसमें, वो तो वही है, वो तो जाएंगे कहाँ? तो लोकदल के लोग भी उसको वोट दे देंगे, संभव नहीं है, हारेंगे। और रही अब बिजनौर, बिजनौर में बीजेपी कभी जीती तो है नहीं। तो इस बार नहीं फिर जीती है, पहले भारतीय हिंदू सांसद रहे जीते हैं। हैं, अभी तो लास्ट टाइम तो नहीं जीते ना। हम्म, तो टफ फाइट है वहाँ पे, टफ फाइट है। हम्म, इतना आसान कंडीशन नहीं है जीतने का। हम्म, इसी प्रकार से नगीना भी टफ फाइट है। हम्म। हाँ, जीत सकते हैं ये लोग, कैराना के बारे में आप क्या राय है? नहीं जीतेंगे, हारेंगे। हाँ, जीत जाएँगे। जिस प्रकार का संवैधानिक संस्थाओं पे कब्ज़ा है, जिस प्रकार का ईवीएम, ईडी, सीबीआई वाला जो प्रकरण है, हम भी देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो दूसरे बताएँगे तो, अगर हम ये सवाल उठाएँगे विपक्ष के नहीं हैं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये माना मैं एक जाता बात है। बता दूँ आपको, जी। मैंने ही बीजेपी को वोट दिया है, अब नहीं दूँगा। नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि जो ठाकुर वोट है, राजपूत वोट, ये भाजपा का कैडर वोट माना जाता है, नाराज़ राजपूत वोट। और इस बार जब ये पूरी नाराज़गी चल रही है, पूरा लगातार मूवमेंट चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और देखिए कि जब हम पूरे 28 ज़िलों की बात करते हैं, तो भाजपा ने अपने कैडर जो वोट है, सिर्फ़ 1 टिकट दिया है मुरादाबाद में, और बसपा ने 4 टिकट दिए हैं। आज नंदकिशोर पुंडीर हैं मुज़फ्फरनगर के, उन्हें गाज़ियाबाद से बसपा ने टिकट दिया, तो 4 टिकट दिए हैं। एक मतलब कैराना कैराना है, गौतम बुद्ध नगर है, गाज़ियाबाद है,
एक कानपुर में टिकट दिया, तो 4 टिकट दिया। आपको क्या लग रहा है कि जो लड़ाई लगातार लड़ रहा है ठाकुर समाज कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, तो आपको लगता है कि ये वोट ट्रांसफ़र इस बार हो सकता है? देखिए, ये जातिवादी राजनीति मुझे समझ में नहीं आती है। इसपे तो मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ किसी प्रकार के। जो काबिल आदमी है, किसी भी कास्ट का हो, उसे टिकट मिलना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं कहूँ, ब्राह्मणों को कितने टिकट दे दिए? या यहाँ से कितने टिकट दे दिए? पश्चिम में कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया बताइए? मेरठ से क्यों नहीं दिया ब्राह्मणों को टिकट? मैं ये आवाज़ उठाऊँ, क्यों नहीं मिल सकता टिकट? क्या अच्छे कैंडिडेट नहीं थे मेरठ के अंदर ब्राह्मणों को टिकट देने के लिए? या मुज़फ्फरनगर में, या बागपत में, या बिजनौर में, या क्या बोलते हैं उसको, गाज़ियाबाद में, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया ना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, सब नाराज़ हैं, ब्राह्मण भी नाराज़ है, ब्राह्मण भी नाराज़ है, जी। तो इसी प्रकार त्यागी भी नाराज़ है, और इसी प्रकार से ठाकुर भी नाराज़ है। तो देखिए, अब वोट के टाइम में हिंदू-मुस्लिम का कितना एजेंडा चलता है, नहीं, क्या नहीं ये चलेगा। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है या अपने अधिकार को लेके लोग नाराज़ हैं? देखिए, यहाँ तो मेरठ की बात करोगे तो हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से लोग देखते हैं, सिंपल सी नहीं, बात नहीं, है। ये जो आपने बताया कि ब्राह्मण नाराज़ हैं, त्यागी नाराज़ हैं, ठाकुर नाराज़ हैं और 1-2 कास्ट आपने नाम लिया। ये अपने अधिकार ना मिलने के लिए नाराज़ हैं या एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर देखिए, है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो सरकार ने वादे करके नहीं करे। किसान नाराज़ हैं, तो किसान तो हिंदू इसमें राजपूत भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें जाट भी हैं, ये सब नाराज़ हैं। अग्निवीर योजना है, उससे लोग नाराज़ हैं, उसमें सभी कास्ट के लोग हैं, और इनका प्रतिनिधित्व प्रॉपर वे को मिलना चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर जातीय समीकरण की बात करते हो, अगर वो सब बात करेंगे तो सब चाहेंगे अपनी-अपनी जातीय समीकरण मिले, उसमें प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन नहीं मिल रहा। मिलेगा कौन? वो भाजपा नहीं है जो उस समय भाजपा हुआ करती थी। ये भाजपा तो मोदी की है, मोदी की जो मर्ज़ी करेंगे। सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है और हाँ, मैं एक बार दर्शकों को बता दूँ कि आज 7 इंडिया न्यूज़ के मंच पर वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शर्मा जी थे और चूँकि आप जो जिला बार एसोसिएशन उसके महामंत्री भी रहे हैं और लगातार आप कानूनविद हैं और समाज के बीच रहते हैं, बहुत सारे सोशल इश्यू को उठाते हैं। मेरा तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। नमस्कार।